इतिहास में कई शासक हुए जिनके नाम के आगे ग्रेट, ग्रेटेस्ट और वॉरियर जैसे शब्द जोड़े गए। लेकिन जितने भी ग्रेट, ग्रेटेस्ट और वॉरियर शासक हुए उन सब में एक बात कॉमन थी और वो यह है कि ये सभी पुरुष थे। इतिहास में पहली ग्रेट कहलाई जाने वाली महिला थी रूस की महारानी कैथरीन, जिन्होंने 1762 से 1796 तक रूस पर शासन किया। लेकिन रशिया के इतिहास की चर्चा में इनका नाम कम ही सुनने को मिलता है और इन्हें अक्सर बदचलन या चरित्रहीन महिला कहा गया, क्योंकि इतिहास में जब भी कोई ताकतवर महिला शासिका बनी तब उनके चरित्र पर ही सवाल उठाए गए। अक्सर देखा गया कि जब भी एक ताकतवर महिला शासिका बनी या पुरुषों से आगे बढ़ी, पुरुषों पर अपना वर्चस्व स्थापित किया और जब पुरुष समुदाय उस महिला के पराक्रम का सामना नहीं कर पाया तब उसने हमेशा उसके चरित्र पर सवाल उठाया। जिसने चाहे दुनिया में कहीं भी जन्म लिया हो या पुरुष की सत्ता को चुनौती दी हो, जब जब एक महिला ने पुरुष की सत्ता को चुनौती दी तब महिला के चरित्र पर सवाल उठाया गया, जिनमें शामिल है रशिया की महारानी कैथरीन, कश्मीर की महारानी दिद्दा और साथ ही दिल्ली की शासिका रजिया सुल्तान। आज हम बात करने वाले कश्मीर की रानी दिद्दा, जिन्हें इतिहास में अक्सर चुड़ैल या बदचलन कहा गया। इनका उल्लेख कवि तलहट द्वारा रचित राज तरंगिनी में देखने को मिलता है। राज तरंगिनी को तब लिखा गया जब 12वीं शताब्दी में तलहट के पिता लोहार राजवंश के अंतिम राजा हर्षदेव के वहां मंत्री थे। रानी दिद्दा का जन्म 924 ईस्वी में हुआ। के पिता राजा राज सिंह राज थे। रानी दिद्दा बचपन में अपंग थी, जिस कारण उनके माता पिता ने इनका बचपन में ही त्याग कर दिया। लेकिन जब रानी दिद्दा 26 साल की हुई तो वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव थी और साथ ही हर युद्ध कला में पारंगत। जब राजा क्षेमगुप्त शिकार करने के लिए गए तब उन्होंने रानी दिद्दा को देखा और वो उनके प्रति अट्रैक्ट हुए और उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया। अब बात यह है कि रानी दिद्दा उस समय अपंग थी, फिर भी राजा उनके गुणों से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें उनकी अपंगता से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और उन्होंने उनसे शादी कर ली। आखिर रानी दिद्दा के गुण उनकी अपंगता पर भारी पड़े। लेकिन इतिहास में अक्सर राजा क्षेमगुप्त को एक कमजोर शासक के रूप में दिखाया गया, क्योंकि जब भी कोई पुरुष एक महिला को आगे बढ़ाना चाहता है तो उस पुरुष को हमेशा कमजोर कहकर इतिहास में दबा दिया जाता है या कमजोर की उपाधि दे दी जाती है। राजा क्षेमगुप्त के नाम के आगे रानी दिद्दा का दिद्दा शब्द जोड़ दिया गया और दिद्दा क्षेम नाम से मोहरे और सिक्के चलाए गए। एक समय ऐसा आया जब राजा क्षेमगुप्त चल बसे, तब उनकी पत्नी यानी रानी दिद्दा को सती होने के लिए कहा गया। लेकिन उस समय रानी दिद्दा ने सती होने से मना कर दिया और राजा की पहली पत्नी को उस समय सती करवा दिया गया। और उसके बाद रानी दिद्दा ने अपने पुत्र अभिमन्यु को गद्दी पर बिठाया और स्वयं शासन संभालने लगी। लेकिन तब प्रॉब्लम हुई वहाँ के सरदारों को। आखिर कोई महिला हम पर कैसे शासन करती, तो उनके मेल ईगो को प्रॉब्लम हुई। लेकिन रानी दिद्दा ने उनके द्वारा किए गए विद्रोह को भी दबा दिया गया। लेकिन 927 ईस्वी के आसपास जब अभिमन्यु भी चल बसे तब रानी दिद्दा ने अपने पोते भीमगुप्त को गद्दी पर बिठाया और स्वयं उस शासन को संभालने लगी। इसके बाद कई छोटे छोटे विद्रोह हुए जिन्हें रानी दिद्दा ने कुचल दिया। तलहट कहता है कि जब रानी दिद्दा के पोतों ने इनके खिलाफ विद्रोह किया और सत्ता को पाने की कोशिश की तब रानी दिद्दा ने अपने 3 पोते को एक साथ मरवा दिया। रानी दिद्दा ने आखिर वही किया जो एक पुरुष शासक करता, लेकिन यह कार्य एक पुरुष शासक ने नहीं, एक महिला शासक ने करा। इसीलिए इतिहास में इन्हें महान कहने की बजाय एक चरित्रहीन महिला, चुड़ैल और एक बदचलन महिला कहा गया। जबकि यह देखने को मिला है कि जब दिद्दा ने कश्मीर पर शासन किया उस समय कश्मीर ने काफी ज्यादा उपलब्धियां हासिल की। पति और बेटे की याद में 64 मंदिरों का निर्माण कराया। श्रीनगर में शिव मंदिर का निर्माण कराया जिसे दिद्दा मठ कहा गया। रानी दिद्दा ने 23 सालों तक कश्मीर पर शासन किया। यह एक मजबूत और कुशल प्रशासक थी जिसने अपने पड़ोसी राज्यों से अच्छे संबंध स्थापित किए। 1003 ईस्वी में रानी दिद्दा ने अपने भाई के बेटे संग्राम सिंह को गद्दी सौंपी और 1003 ईस्वी में रानी दिद्दा चल बसी। तलहट लिखता है कि एक लंगड़ी रानी जिसके कदम पार करने की भी किसी ने उम्मीद नहीं की, उसने एक ऐसी छलांग लगाई कि सब देखते रह गए।